हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके दिशा साइंस क्लासेज में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले जो है आप लोग हमें बताइए, क्या आप लोग होमवर्क पूरा कर लिए हैं? चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से हमें बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, बताइएगा जल्दी से। आज हम लोग जीव जगत के बारे में दूसरे वीडियो को लेकर के आए हैं। दूसरा क्लास आज है। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। हम बहुत अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं एक बार हमें जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग कैसे हैं। और साथ ही साथ जो आप शेयर भी कर दीजिएगा दबा करके, ठीक है। आप लोगों को हम कल होमवर्क दिए थे। क्या दिए थे बच्चों? होमवर्क आपको दिए हुए थे कि आपको जो है डिस्कस करना है सजीव और निर्जीव पर। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, इस पर आपको डिस्कस करने के लिए HW के रूप में दिए हुए थे। क्या आपने इस पर कुछ अपना दिमाग लगाया? आपने कुछ मंथन किया? जरूर किए होंगे आप सभी लोग। चलिए, और एक बार जो है दबा करके आप लोग शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, एक बार जो है आप लोग क्या करेंगे, एक बार आप शेयर कर देंगे। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि कल के जो क्लास हुई थी, कल के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। ठीक है, हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे बच्चों? एक मिनट। हम लोग कल जो है बेसिक इंट्रोडक्शन लिए थे। और जो सजीव जगत है यानी जो जीव जगत है, उस जीव जगत में आपको जो है हमने सजीव और निर्जीव के बारे में डिस्कस करने के लिए एक जो है होमवर्क के रूप पे दिया था। ठीक है, चलिए चलिए सभी आप देखिए बच्चों, नाम लेने में क्या रखा है ये। अभिमन्यु कुमार करें सर, मेरा नाम लीजिए। आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आपने डिस्कस किया सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। गुड इवनिंग बाबू, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। एक बार जो है आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, दबा करके शेयर कीजिए। और इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो है क्लास की जो शुरुआत होती है, क्लास की जो शुरुआत होती है एक अच्छे विचार के साथ होती है। और वो विचार क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि जिंदगी, देखिए बहुत ही चैप्टर के अनुसार जो है आज का थॉट निकल कर के आया हुआ है। ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा है जी? चैप्टर ये है कि जीव जगत, जीवों का संसार। क्या है? जीवों का संसार। कितना अच्छा निराला वर्ड है जी, बहुत ही बहुत प्यारा सा वर्ड है। संसार, किसका संसार? जीवों का संसार, जिस संसार में हम और आप लोग रहते हैं, है कि नहीं है जी? तो बहुत अच्छा जो है ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में आप यही सारी चीज पढ़ेंगे कि दुनिया के किसी भी जगह पर भी आप अगर नजर लेकर जाएं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे जीव जंतु आपको दिखाई पड़ेंगे, उनके आवास को लेकर के, उनके भोजन को लेकर के, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो आइए मोटिवेशन को देखते हैं। क्या है कि जिंदगी बहुत हसीन है। क्या है बच्चों? जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, क्या करता है बच्चों? जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिल्कुल सही बात है कि आपको जो है जिंदगी की भीड़ में आपको हमेशा जो है मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है, इंजॉय करना है। ठीक है, और उसी इंजॉय में आज हम लोग जीव जगत, जीवों के संसार को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले बच्चों? जीवों के संसार को पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है। पार्ट नंबर कितना है? तो आज जो है अध्याय 1 है। कौन सा अध्याय बच्चों? अध्याय 1 है। और चैप्टर का नाम क्या है? जीव जगत। और पार्ट कौन सा है? भाग आज हम लोग करने वाले हैं 2। कितना करेंगे? भाग 2 करेंगे। मजा नहीं आ रहा है? थोड़ा सा आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। तो बच्चों सभी लोग जो है अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार दबा करके शेयर कीजिए आप सभी लोग।
ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत। क्या पढ़ेंगे? जीव जगत, जीवों का संसार। क्या पढ़ेंगे? जीवों का संसार। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो वर्ड है जीवों का संसार, लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ल्ड, ये जो है कितना अच्छा वर्ड है। आप जो है इस वर्ड को जब जीव जगत को एक बार आप बोल रहे होंगे तो इस समय आपके दिमाग में, आपके मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे। आ रहे होंगे क्या नहीं आ रहे होंगे? आ रहे होंगे जी, बहुत अच्छे। तो आप लोग हमें बताइए कि आप लोग सजीव और निर्जीव के बारे में क्या क्या सोचा है। कल हमने जो है आपको एक जो है होमवर्क के तौर पर सजीव और निर्जीव के बारे में आपसे पूछा कि आप जो है होमवर्क के तौर पे इसे लीजिए और आप बताइए सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, सभी लोग को गुड इवनिंग, एवरीवन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप हमें बताइए सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, निर्जीवों के लक्षण क्या होते हैं। आप जो है इससे पहले जब आप 11th में आए, इससे पहले भी आप लोग सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़े होंगे और उसमें आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं और निर्जीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो बताइए आप हमको कि सजीवों के कौन कौन से लक्षण हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं। सजीवों का लक्षण बताइए आप लोग। चलिए, अभी तक किसी का जो है कमेंट नहीं आया, आप लोग नहीं बता पाए हैं कि सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं। गुड इवनिंग बच्चों, आइए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखिए जो सजीवों के लक्षण होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे, आप लोग क्या क्या पढ़े होंगे कि जिसमें श्वसन की क्रिया होती हो, जिसमें उपापचयन की क्रिया होती हो, जिसमें ये जनन की क्रिया होती हो, जिसमें वृद्धि होता हो, ये जिसमें गति होता हो, ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे जो है सजीवों के लक्षण हैं। किसके लक्षण है? सजीवों के लक्षण है। लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है। अब जो है आप 11th में आ चुके हैं, कुछ अपडेट आपको करना पड़ेगा, इस परिभाषा में कुछ नया चीज आपको लाना होगा और फिर जो है आपको इसको अच्छे तरीका से समझना होगा। ठीक है, तो चलिए, हाँ जी, बहुत अच्छा। उत्सर्जन भी है, ये सारे लक्षण हैं किसके? सजीवों के लक्षण है। ये आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। बोलिए। अब बिल्कुल बिल्कुल, मोशन हो गया यानी गति हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। जनन हो गया यानी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हो गया। ये सारे के सारे जो है क्या हैं? ये सारे के सारे सजीवों के लक्षण हैं। ठीक है, अब जो है आप लोगों को हम बताए थे कि आप लोग डिस्कस करेंगे, जब आप घर पे बैठेंगे तो एक बार मंथन करेंगे आप कि क्या ऐसे भी कोई लक्षण है, क्या ऐसे भी कोई लक्षण है जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं? क्या ऐसे भी कोई लक्षण है जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं? क्या ऐसे है? बिल्कुल ऐसे कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। ऐसे लक्षण आप बताएंगे हमें कि वह कौन सा लक्षण है जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। चलिए, बिल्कुल, पोषण भी है। पोषण क्या है? तो पोषण भी जो है सजीवों के एक लक्षण है, सजीवों के लक्षण है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए सबसे पहले जो है सजीव एवं निर्जीव को समझने से पहले हम लोग जो है जीव जगत का एक परिचय ले लेते हैं। जीव जगत होता क्या है, जीव जगत में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इनके बारे में थोड़ा सा एक परिचय लेते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। किसका इंट्रोडक्शन है बच्चों? परिचय हम लोग लेंगे जीव जगत का। किसका बच्चों? किसका हम लोग लेंगे? जीव जगत का। जीव जगत। अब तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जीव जगत में, जीवों के संसार में उन सारे जीव जंतुओं को पढ़ना है जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में, हमारे आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। उन सारे जीव जंतुओं के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि ये देखिए, ये जो एनसीईआरटी का है कंटेंट, आपको हमने पहले ही बता दिया कि आप जो है अपने जो है बुक को आप ले करके बैठेंगे और सभी लोग, जो जो व्यक्ति जो है, जो जो बच्चे
एनसीईआरटी का बुक नहीं लिए हुए हैं, कृपया आप एनसीईआरटी का बुक ले लेंगे, क्योंकि आप जो है आने वाले जिस एग्जाम में आप बैठते हैं उन सारे एग्जाम में जो है एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जो है इसे ले लेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है कि जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीव रचना, सभी प्रकार के जीव रचना एवं जैव प्रकर्मों का विज्ञान है। क्या यहां निकल के आया कि जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीव रचना एवं जैव प्रकर्मों का विज्ञान है। अब देखिए आप लोग जो है 10th क्लास में ही जैव प्रकर्म को पढ़कर क्या होंगे कि जैव प्रकर्म क्या होता है, तो जीवों के शरीर का मेंटेनेंस यानी संरक्षण जिसके द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं जैव प्रकर्म। क्या कहते हैं बच्चों, जैव प्रकर्म कहते हैं। बताइए, चलिए क्या कहते हैं बच्चों, जैव प्रकर्म कहते हैं। जैव प्रकर्म के अंतर्गत आता है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सारे के सारे जो है जैव प्रकर्म के हिस्सा है, जैव प्रकर्म का उदाहरण है, जिसके द्वारा जीवों के शरीर का मेंटेनेंस होता है यानी उसका अनुरक्षण होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए बिल्कुल, आपको कोई भी डाउट है, जितने भी बच्चे, अभी एक बच्चे जो है ऐप के बारे में पूछ रहे हैं, अगर इस तरह की डाउट है तो आप जो ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करके और सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी जो है आप लोग कंटेंट पे फोकस कीजिए। अब आप ध्यान से नहीं समझिएगा तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग कि जीव जगत है कोतूहल जैव विविधताओं, कोतूहल जैव विविधताओं यानी अमेजिंग डाइवर्सिटी से परिपूर्ण है, से परिपूर्ण है। ये वर्ड जो है आपको क्या करेगा, थोड़ा सा आपको क्या करेगा, विचलित करेगा, आपको क्या करेगा, विचलित करेगा। लेकिन जैसे इसके अगले पॉइंट को देखिएगा आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहां देखिए, असाधारण वास स्थान, चाहे वह ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, महासागर हो, अलवणीय यानी मीठा जल हो, लवणीय जल यानी लवणीय जल हो, जलीय झील हो, मरुस्थल हो अथवा गर्म झरने जिसमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, आश्चर्यचकित कर देते हैं। कहिएगा गुरुजी आश्चर्यचकित कैसे कर देते हैं। देखिए जब आप असाधारण वास स्थान, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपने तो कभी सुना होगा, क्या आप कभी सुने हैं साधारण वास स्थान का तो नाम सुने हैं, असाधारण वास स्थान का नाम सुने हैं। असाधारण वास स्थान का मतलब होता है, असाधारण वास स्थान का मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थिति। क्या होता है, कठिन परिस्थिति, क्या होता है बच्चों, कठिन परिस्थिति जहां पर जीवन संभव नहीं है, जहां पे जीवन संभव नहीं है वैसे जगहों पर भी जीव जंतु पाए जाते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। आपने जो है उस ग्लेशियर का नाम सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर। क्या आपने सुना है, सियाचिन ग्लेशियर का आपने नाम सुना होगा, जहां बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल यानी जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, पूरा का पूरा जो है बर्फीला क्षेत्र है, वहां पे जीवन जीना बहुत ही कठिन है। वैसे जगहों पर भी जीवन संभव है यानी जीव जंतु वहां पाए जाते हैं। वहां हमारे देश की रक्षा करने वाले जो आर्मी के जवान हैं वे भी वहां पाए जाते हैं और बहुत सारे जीव जंतु वहां पर पाए जाते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। गर्म झरना की बात करें, झील की बात करें, पोखर की बात करें, तालाब की बात करें, वहीं पे अगर अलवणीय जल की बात करें, मृदु जल की बात करें, ये सारे जगहों पर जीव जंतु पाए जाते हैं और ये सारे जीव जंतु हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं उनके असाधारण वास स्थान पे। ठीक है, बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए ये चीज हो गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं सजीव और निर्जीव पर। किस पे बात करते हैं बच्चों, सजीव और निर्जीव पर।
अभी जो है आप लोग जो है सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं ये चीज आप लोग पढ़े होंगे कि सजीव वैसे जीव जिनमें श्वसन की क्रिया होती हो, जिसमें प्रजनन की क्रिया होती हो, जिसमें वृद्धि होती हो, जिसमें गति होती हो, जिसमें उत्सर्जन होता हो, ये सारे के सारे लक्षण जिस जीव में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं सजीव। क्या कहते हैं? सजीव। लेकिन 11th क्लास के जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार अगर चले तो इसके परिभाषा को थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट करके इसमें 3 वर्ड को जोड़ना पड़ेगा। कितने? 3 शब्दों को आप जोड़ेंगे। वो शब्द कौन सा है कि जिस जीव में स्वप्रतिकृति क्या है? स्वप्रतिकृति विकासशील एवं स्वनियमनकारी के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहा जाता है सजीव। क्या कहते हैं बच्चों? सजीव कहा जाता है। एक बार आप लोग शेयर कीजिए, सभी लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, लिविंग थिंग्स है। चलिए, बहुत अच्छा। 3 वर्ड आपको कौन कौन से याद रखना है अजमेर जी? कौन कौन से याद रखने हैं? एक आपको याद रखने हैं स्वप्रतिकृति का गुण। क्या याद रखना है? स्वप्रतिकृति का गुण, जिसमें स्वप्रतिकृति का गुण जिसमें पाया जाएगा। और दूसरा वर्ड क्या है जी? दूसरा शब्द बताइए। विकासशील। दूसरा क्या है? विकासशील। दूसरा है विकासशील। और तीसरा है स्वनियमनकारी। नियमनकारी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार अगर आप जाएंगे तो परिभाषा आपका ये बनेगा कि वैसे जीव या जिस जीव में स्वप्रतिकृति विकासशील और स्वनियमनकारी गुण पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सजीव कहते हैं। तो अगर आप जो है परिभाषा लिखना शुरू करें, अगर इसके परिभाषा को लिखे कि सजीव क्या है, तो आप कहेंगे कि वैसे जीव जिसमें स्वप्रतिकृति विकासशील एवं स्वनियमनकारी पाया जाता हो, जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति या बाहरी संवेदनाओं के प्रति उद्दीपन को दर्शाता हो। क्या कहलाएगा बच्चों? सजीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। चलिए, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सजीव की, किसकी बात करते हैं? सजीव की बात करते हैं कि सजीव क्या होते हैं। ठीक है। चलिए, यहां आप लोग जो है लिखेंगे सजीव के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? सजीव क्या होते हैं? सजीव। ठीक है बच्चों, सजीव के बारे में आप यहां से लिखना शुरू करेंगे। सजीव क्या है? चलिए, बात करते हैं हम लोग सजीव की। सजीव और निर्जीव आप लोग समझ गए। जिसमें आप यहां समझ लीजिए, सजीव और निर्जीव, जिसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है, जिसमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, जिसमें पोषण की क्रिया नहीं होती है, जिसमें जनन की क्रिया नहीं होती है, ये सारे के सारे क्या है? निर्जीव के समान लक्षण है। अभी जो आप सजीव की परिभाषा आप लिख लेंगे कि ऐसे जीव जिनमें, यहां लिखेंगे ऐसे जीव जिनमें स्वप्रतिकृति विकासशील स्वप्रतिकृति विकासशील एवं स्वप्रतिकृति विकासशील एवं स्वनियमनकारी का गुण पाया जाता हो। ठीक है।
स्वनियमनकारी का गुण पाया जाता हो जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया को दर्शाता हो। क्या दर्शाता हो बच्चों? जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति, जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति, जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति, बाहरी या बाह्य भी लिख सकते हैं, बाहरी या इसी को कहेंगे बाह्य। क्या कहेंगे? बाहरी उद्दीपनों के प्रति, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाता हो। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाता हो, अनुक्रिया दर्शाता हो, दर्शाता हो। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों? सजीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। क्या है यहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि ऐसे जीव जिनमें स्वप्रतिकृति, विकासशील एवं स्वनियमनकारी का गुण पाया जाता हो, जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं सजीव। अब जो है देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग सजीव और निर्जीव की बात करें तो ये तो छोटा परिभाषा हो गया, लेकिन क्या अगर आपको सजीव और निर्जीव में अगर अंतर दिखाना होगा तो क्या इससे आप दिखा सकते हैं? इससे आपको पता चल रहा है कि सजीव और निर्जीव क्या है? इससे आप नहीं बता सकते हैं कि सजीव और निर्जीव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको सजीवों के लक्षण को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बच्चों? सजीवों के लक्षण को समझना पड़ेगा कि सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखिए, सजीवों के जो लक्षण होते हैं, दो लक्षण है। कितने लक्षण है? दो लक्षण है। एक है सामान्य लक्षण और दूसरा है विशिष्ट लक्षण। क्या है? एक है सामान्य लक्षण और दूसरा है विशिष्ट लक्षण। देखिए, कुछ ऐसे लक्षण, अब कहिए गुरुजी ये सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है सामान्य लक्षण का मतलब क्या हुआ? जो जनरली सभी में पाया जाता हो। ठीक है, जिस सभी में पाया जाता हो उसको कहेंगे सामान्य लक्षण। क्या कहेंगे बच्चों? सामान्य लक्षण। लेकिन विशिष्ट लक्षण का मतलब है कि सब में नहीं है, सब में नहीं है, कुछ में है, कुछ में नहीं है, कुछ में है और कुछ में नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेष लक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशिष्ट या विशेष लक्षण कहेंगे। उसे कहेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर और एक जो है जनरल कैरेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए, क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को कि सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? तो आइए हम लोग उसी पर बात करते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि सजीवों के जो लक्षण होते हैं, सजीवों के जो लक्षण होते हैं, एक होते हैं सामान्य लक्षण। क्या होते हैं? सामान्य लक्षण। और दूसरे होते हैं कौन से? विशिष्ट लक्षण। एक होते हैं सामान्य लक्षण और दूसरा होता है विशिष्ट लक्षण, यानी जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर और स्पेसिफिक कैरेक्टर। इसमें क्या है? देखिए, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो स्पेशल जीवों में पाए जाते हैं, वो सारे में नहीं पाए जाते हैं। जैसे आप जो है अपने दोस्तों में भी आप बात करें तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो एक विशेष व्यक्ति में, जो एक विशेष स्टूडेंट में, जो एक विशेष बालक में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक यानी विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो कहिए गुरुजी, सजीवों के ऐसे कौन कौन से सामान्य लक्षण हैं जो सब में पाए जाते हैं, और ऐसे कौन कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो किसी किसी सजीव में पाए जाते हैं? तो परिभाषा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे कहें कि सामान्य लक्षण क्या होता है और विशिष्ट लक्षण क्या होता है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि ऐसे लक्षण जो सभी जीवों में पाए जाते हैं, कॉमन है, सभी जीवों में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सामान्य लक्षण। क्या कहते हैं? सामान्य लक्षण। लेकिन वैसे लक्षण जो सभी जीवों में नहीं पाया जाता है, सभी जीवों में नहीं पाया जाता है, कुछ जीवों में पाया जाता है और कुछ जीवों में नहीं पाया जाता है, ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं? ऐसे लक्षण को कहते हैं विशिष्ट लक्षण। क्या कहते हैं? विशिष्ट। यहां जैसे लिखेंगे आप तुरंत जो है उसका एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सामान्य लक्षण में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, सामान्य लक्षण में क्या क्या आएगा? तो सामान्य लक्षण में पहला आएगा वृद्धि। क्या आएगा बच्चों? पहला आ जाएगा वृद्धि। क्या आएगा?
वृद्धि। आप लोग इससे पहले जो आप लोग सुने हैं वृद्धि क्या होता है बच्चों? आप लोग वृद्धि का नाम सुने हैं? बताइए, वृद्धि का नाम सुने हैं आप लोग? वृद्धि पहला क्या आएगा? वृद्धि। वृद्धि को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बच्चों? वृद्धि को अंग्रेजी में कहेंगे ग्रोथ। क्या कहेंगे? ग्रोथ है। ठीक है। और दूसरा बताइए आप लोग, क्या आपको पता है दूसरा जो है क्या हो सकता है समान लक्षण में? दूसरा समान लक्षण में क्या हो सकता है? गति। क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा हो जाएगा गति। क्या हो जाएगा? गति। बताएंगे आप लोग गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। क्या कहते हैं बच्चों? मोशन। गति को क्या कहते हैं बच्चों? मोशन कहते हैं। ठीक है, गति को क्या कहते हैं बच्चों? मोशन कहते हैं। आइए यहां पे लेते हैं, गति को क्या कहेंगे? गति यानी मोशन। मोशन। ठीक है। अब बताएंगे आप लोग एक तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा बताएंगे, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा करेक्टर बताएंगे आप क्या हो सकता है? तीसरा करेक्टर पता है किसी को? किसी को पता है ये तीसरा करेक्टर क्या हो सकता है? तीसरा करेक्टर बताएंगे प्रजनन है। क्या हो सकता है बच्चों? प्रजनन। प्रजनन जिसे आप जनन भी कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? रिप्रोडक्शन। तो ये कितने करेक्टर हो गए सामान्य? जो जनरल करेक्टर हैं वे कौन कौन से हैं? तो एक है वृद्धि, दूसरा है गति और तीसरा है प्रजनन। ठीक है। अब जो है कहिएगा कि गुरुजी ये सामान्य लक्षण कैसे हो गए? ये सामान्य लक्षण कैसे हो गए? तो देखिए सामान्य लक्षण की अगर हम लोग बात करेंगे, वैसे जो है आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बिल्कुल जो है चिंता ना करेंगे या बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। हम जो है एक एक करके इसको पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल अभी जो है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अगर हम वृद्धि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वृद्धि की बात करते हैं। तो जैसे देखिए वृद्धि का दो ही पैमाना आपको हम बताने वाले हैं आगे। क्या क्या बताने वाले हैं? कि हमारे शरीर के अंदर कोशिका होती है और कोशिका में क्या होती है? कोशिका विभाजन होती है। और जैसे जैसे कोशिका बढ़ती है, हमारी जो हाइट है, हमारे शरीर की वजन है, हमारे शरीर का जो आकार है वो दोनों बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कुल मिला के हम कहें तो वृद्धि का कितना पैमाना मिलेगा? दो पैमाना मिलेगा। एक मिलेगा कोशिका और दूसरा मिलेगा भार। क्या मिलेगा? भार। अगर वहीं पे अगर हम बात करें, अभी आप लोग को बताए थे कि समान लक्षण क्या होते हैं? जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। कहिएगा गुरुजी ऐसे लक्षण कौन से हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं? तो वो लक्षण कौन से हैं? तो वो है वृद्धि। कौन सा है? वृद्धि। कहिएगा गुरुजी एग्जाम्पल बताइए, कैसे आप कह सकते हैं कि वृद्धि जो है समान लक्षण में आता है? तो देखिए इसको हम पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि देखिए जब एक जो है पहाड़ है, टीला है, टीला के आसपास या टीले के ऊपर जब रेत के कण या रेत जो है उस पर एकत्रित हो जाएंगे तो उसका डायमेंशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी उसके भार में परिवर्तन आ जाएगा। वो किसका एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है वृद्धि का। किसका है? वृद्धि का। अब जो है बात कर लेते हैं जनन पर। किस पे बात कर लेते हैं बच्चों? जनन पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप भी सोच ही रहे होंगे कि गुरुजी एक जो है एग्जाम्पल आप जनन का दीजिए जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। देखिए बहुत ही, अगर आप कहते हैं जैसे आप लोग अभी जब इसका परिभाषा हम नहीं दिए थे, आपको जब समान लक्षण और विशिष्ट लक्षण नहीं बताए थे, तब तो आप कह रहे थे कि गुरुजी सजीव उसे कहते हैं जिसमें जनन की क्रिया होती हो। क्या होती है बच्चों? जनन की क्रिया होती हो। बोलिए, आप बताए थे ना जी, आप ही लोग बताए थे कि सजीवों के समान लक्षण जिसमें जनन होता हो। जिसमें क्या होता हो? जनन होता हो। तो देखिए ये जो प्रजनन की क्रिया है यानी जो जनन की क्रिया है, जरूरी नहीं है कि सभी सजीवों में होगा। क्या हमने बताया? इस पॉइंट को, इस बिंदु को आप एकदम जो है अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि सारे सजीवों में सभी सजीवों में प्रजनन की क्रिया होगी। ये कोई जरूरी नहीं है। कहिए गुरुजी कैसे? तो देखिए
आप बताइए, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, मनुष्य है, तो मनुष्य को लीजिए या आप एक खच्चर को लीजिए, खच्चर का तो नाम सुने होंगे। क्या खच्चर है प्रजनन की क्रिया करता है? बताइए, क्या मनुष्य, अगर मानव प्रजाति की बात करें तो मेल और फीमेल की बात करें तो क्या मेल में प्रजनन की क्रिया होती है? नहीं होती है। होती है जी? नहीं होती है। तो अब जो है ऐसे कंडीशन में जब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जिसमें प्रजनन की क्रिया नहीं होती है उसे क्या मानेंगे, सजीव मानेंगे कि निर्जीव मानेंगे? कुछ ऐसे भी कंडीशन आती है जिसमें व्यक्ति जो है, जैसे पुरुष ही मान के चलिए, शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में जो है उसके द्वारा जो है नई संतति जन्म नहीं हो पाती है, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को किसके अंतर्गत रखा जाए, सजीव कहा जाए या निर्जीव कहा जाए? जब ये सवाल आपके सामने आएगा, ये जब प्रश्न आपके सामने आएगा, तो आप वहां पे फंस जाएंगे, बिल्कुल फंस जाएंगे। कहेंगे कि वो हमने जो परिभाषा दिया कि जिसमें प्रजनन की क्रिया होती है उसे हम सजीव कहते हैं, और यहां जब आते हैं तो हम जो है यहां फंस जाते हैं, क्योंकि हम जो है यहां यही चीज समझ रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे सजीवों में प्रजनन क्रिया हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि सामान्य लक्षण क्या होता है। तो वैसे लक्षण जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि केवल सजीव में है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम विशिष्ट लक्षण की बात करें, यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करें, तो ये जो कैरेक्टर है ओनली सजीवों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? ये जो है केवल सजीवों में पाया जाता है, ये निर्जीव में नहीं पाया जाता है। तो कहिएगा कि गुरुजी वो लक्षण कौन कौन से हैं, आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि विशिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं, विशिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो आइए बात करते हैं विशिष्ट लक्षण की। तो विशिष्ट लक्षण में कौन कौन से होते हैं? एक होता है उपापचयन। क्या होता है बच्चों? उपापचयन। क्या होता है? उपापचय। ठीक है, उपापचय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? उपापचय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? बताइए, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप नाम सुने होंगे मेटाबॉलिज्म। क्या सुने होंगे बच्चों? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ये उपापचयन की क्रिया क्या होती है गुरुजी? आप कहेंगे कि गुरुजी ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं। क्या बच्चों? कोशिका है, और कोशिका के अंदर कुछ अभिक्रियाएं होती रहती है। क्या होती है बच्चों? कुछ अभिक्रियाएं होती है जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो टूटते रहते हैं और जुटते रहते हैं। क्या होते रहते हैं बच्चों? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर टूटते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? टूटते रहते हैं और जुटते रहते हैं, और उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? उपापचय। क्या कहते हैं उसे? उपापचय, यानी मेटाबॉलिज्म। क्या कहते? मेटाबॉलिज्म। अगर दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? आप बताएंगे दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है क्या? संवेदनशीलता। क्या हो सकता है बच्चों? संवेदनशीलता, यानी जिसमें संवेदनशीलता हो। क्या सारे जीव जंतुओं में संवेदनशीलता होती है? होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये चीज निर्जीव में नहीं होगा। कहिएगा गुरुजी ये संवेदनशीलता क्या है? पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की। बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है कि गुरुजी कोशिकीय संगठन, उपापचयन और चेतना विशिष्ट लक्षण है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कोशिकीय संरचना, संगठन और जो चेतना है वो क्या है? वो विशिष्ट लक्षण के उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता या चेतना होने चाहिए। किसके प्रति बच्चों? किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण के प्रति
के प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, क्या बच्चों, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, संवेदनशीलता या चेतना, संवेदनशीलता या चेतना, ये होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें, तो आगे हम कहेंगे कि कोशिकीय संगठन है, कोशिकीय संगठन है, क्या है बच्चों, कोशिकीय संगठन है। यहां आप लिखेंगे कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन। और लास्ट अगर हम लोग बात करें, तो लास्ट में आता है जीव द्रव्य। क्या है बच्चों, जीव द्रव्य। ये सारे जो चार जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट क्या है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण है। ये जो सजीवों के विशिष्ट लक्षण है वे स्पेशल कैरेक्टर है, क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जो सारे जो है जीवों में पाए जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि सारे जीवों में पाए जाए, यानी ये निर्जीव में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होगी। क्या है, पहला उपापचय, दूसरा है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता या चेतना, कोशिकीय संगठन एवं जीव द्रव्य। आप हमें बताएंगे कि जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था। आप लोग जो है कहेंगे गुरुजी जीव द्रव्य क्या होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कोशिकीय संरचना की। जब बात करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे ही खींच देते हैं कोशिकीय संरचना के लिए। ऐसे जो है मान के चलिए कोशिका है और इसके अंदर क्या है बच्चों, केंद्रक है, और ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो है कोशिका द्रव्य है। क्या है, कोशिका द्रव्य। क्या है बच्चों, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर है केंद्रक है। क्या है बच्चों, इसके अंदर केंद्रक है। अगर यहाँ पे नामांकन करेंगे, आप यहाँ नामांकन करेंगे तो ये क्या है बच्चों, कोशिका झिल्ली। क्या है बच्चों, कोशिका झिल्ली। क्या है बच्चों, कोशिका झिल्ली। और वहीं पे अगर बात करें तो ये क्या है, कोशिका द्रव्य। कोशिका क्या बच्चों, कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य। ये क्या है, केंद्रक है। क्या बच्चों, केंद्रक है। क्या बच्चों, केंद्रक है। और यहीं पे तो बात आती है, ये है क्या, कोशिका द्रव्य नाम दे दिए। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी द्रव है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। तो इस प्रकार से ये जब हम बात करें, किसकी बात करें, जीव द्रव्य की बात करें, किसकी बात करें, जीव द्रव्य की बात करें, तो क्या निकल के आता है, कोशिका द्रव्य। क्या निकल के आएगा, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, प्लस केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य, ये दोनों मिलकर के जीव द्रव्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य बनाते हैं। जीव द्रव्य क्या हो जाएंगे, जीव द्रव्य। आप हमें बताइएगा कि ये जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था, जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था, बताएंगे आप लोग। जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था, बताइए, जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था बच्चों। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई कि सामान्य लक्षण क्या होते हैं और विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण को आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं सामान्य लक्षण की। बात अगर करें तो अभी आप लोग जो है सामान्य लक्षण को समझ गए कि वैसे लक्षण जो सभी जो है सजीवों में नहीं पाए जाते हैं, कि पाए जाते हैं जी, सभी सजीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। और विशिष्ट लक्षण की अगर बात करेंगे तो सभी सजीवों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। किसी का आंसर आया जी, चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम है जी आपका, पुरकिंजे नाम आपका ऊपर चला गया कमेंट। चलिए बहुत अच्छा, जो भी है बहुत अच्छा जो है आप जो है आंसर दिए कि जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य का नाम जो है किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया।
किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। आप यहां लिख लेंगे कि जीव द्रव्य का नाम, जीव द्रव्य का नाम, द्रव्य का नाम पुरकिंजे, पुरकिंजे, पुरकिंजे ने दिया। किसने दिया बच्चों? पुरकिंजे ने दिया। जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत तेज हैं जी। 10th क्लास आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, एक एक चीज आप लोग याद रखे हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे, बताइए। चलिए बहुत अच्छा। अब बताइए आप लोग समान लक्षण के बारे में आप लोगों ने क्या क्या समझा, समान लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी समान लक्षण को अगर आपको परिभाषित करना हो तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? बताइए, आप कहें कैसे परिभाषित करेंगे कि समान लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, आप कहेंगे कि समान लक्षण वैसे लक्षण होते हैं जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं, सभी सजीवों में पाए जाते हैं, और इसके आधार पर जो है हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है कि वैसे लक्षण जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं, यानी जनरल कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर है, किसी एक की स्पेशल यहाँ बात नहीं हो रही है। ठीक है, स्पेशल बात नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे आप लोग ना कहते हैं कि जब आप शादी विवाह में जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो स्पेशल होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं जी? होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप बाराती जा रहे हैं, है ना जी, शादी विवाह में जा रहे हैं, तो उसमें जो क्या होते हैं, जो शादी करने के लिए, वो आपके लिए स्पेशल है ना जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बात करते हैं आगे, समान लक्षण क्या होते हैं? तो आप लिखेंगे वैसे लक्षण। ठीक है, आप जो है लिख भी लेंगे, या अगर नहीं लिखते हैं तो पैनल नोट्स आपको मिलने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग साथ साथ अगर नोट्स बना लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैनल नोट्स मिलेगा, वहां से आराम से जो है आप धीरे धीरे जो है रंगीन करके कलरफुल जो है आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी का जो नोट्स होगा वो सारे जो सब्जेक्ट है उन सबसे अलग है और आकर्षक होना चाहिए। आप जो है हमसे वादा कीजिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं वैसे लक्षण, वैसे लक्षण, वैसे लक्षण जो सभी सजीवों में, जो सभी सजीवों में, सभी सजीवों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पाए जाते हैं, समान लक्षण कहलाते हैं। समान लक्षण, लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? समान लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। आप एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों? जैसे में अगर हम लिखे तो अभी तो आप लोगों को लिखाए कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं बच्चों, समान लक्षण के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे। तो ये समान लक्षण के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? ग्रोथ है, वृद्धि। और क्या हो सकते हैं बच्चों? गति। और क्या हो जाएंगे? गति। ठीक है, गति यानी मोशन। क्या हो जाएगा? मोशन। और क्या हो जाएगा बच्चों? और क्या होगा बताइए समान लक्षण में? और क्या क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रजनन। क्या हो जाएगा? प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए समान लक्षण। क्या हो गए बच्चों? ये हो गए समान लक्षण। ठीक है, बताइए। बिल्कुल, गति वृद्धि जनन, गति वृद्धि जनन, ये सब के सब जो है सजीवों के समान लक्षण है। क्या है बच्चों? सजीवों के समान लक्षण है जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं, जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी लोग जो है ये चीज समझ में आ गई। बढ़ते आगे, इसमें कुछ है नहीं, आपको सबसे पहले बता चुके थे। अब आइए बात करते हैं विशिष्ट लक्षण के बारे में।
किसके बारे में बात करते हैं? विशिष्ट लक्षण के बारे में। यही सबसे बड़ा फंडा है। सबसे बड़ा फंडा क्या है? विशिष्ट लक्षण ही है जो आपको सजीव और निर्जीव में अंतर को स्पष्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों? सजीव एवं निर्जीव में अंतर को स्पष्ट करेगा। कौन सा? विशिष्ट लक्षण। परिभाषा इसका देना हो तो कैसे दीजिएगा कि वैसे लक्षण जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं और वे जो है वे क्या करते हैं? निर्जीवों का, यानी जिनके द्वारा निर्जीवों का निर्धारण हो सकता है या जिनके द्वारा जीवों का निर्धारण होता है, क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है विशिष्ट लक्षण। क्या कहलाता है बच्चों? विशिष्ट लक्षण। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसमें। लिखेंगे आप, इसे भी आप लिख सकते हैं। इसको आप लिखेंगे कि विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे ऐसे लक्षण जो सजीवों एवं निर्जीवों में अंतर, सजीवों एवं निर्जीवों में अंतर, या इसे ही आप कह सकते हैं विभेद। क्या कह सकते हैं बच्चों? इसे आप कहेंगे विभेद। सजीवों एवं निर्जीवों में अंतर क्या है बच्चों? सजीवों एवं निर्जीवों में अंतर करते हैं। क्या करते हैं? अंतर यानी विभेद करते हैं, विभेद करते हैं। अब देखिए यहां पे जब आई बात कि ऐसे लक्षण जो सजीव एवं निर्जीवों में या सजीवों एवं निर्जीवों में अंतर करते हैं यानी विभेद करते हैं, उनके बीच के डिफरेंट को दिखाता है कि ये लक्षण इसमें है और ये लक्षण इसमें नहीं है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसी को तो हम कहते हैं विशिष्ट लक्षण। अर्थात यहां से लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे बच्चों? अर्थात, एक मिनट, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या नाम है? वंदना कुमारी। बहुत अच्छा, आपने सबसे पहले जो है इसका आंसर लिख करके मेरे सामने रख दिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा, गुड। एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, शेयर आप लोग करते ही नहीं है। शेयर करने में इतना कंजूसी मत कीजिए। हाँ बिल्कुल, अजय जी कह रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल, अब चल रहे हैं फास्ट। आगे जो है आप इसके परिभाषा को लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग एकदम फास्ट चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए आगे बात करते हैं। अर्थात ऐसे लक्षण जो सजीवों एवं निर्जीवों में अंतर का निर्धारण करते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? करते हैं, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को विशिष्ट लक्षण का एग्जाम्पल याद है? उदाहरण में क्या क्या हो सकता है? जैसे में आप लोग बताइए हमें, विशिष्ट लक्षण का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? बताइए, विशिष्ट लक्षण के एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग। विशिष्ट लक्षण के एग्जाम्पल होगा क्या? कोशिकीय संगठन। क्या होगा बच्चों? कोशिकीय संगठन। बताइए, इसको बताए थे, इसके पहले ही चर्चा कर लिए थे। कोशिकीय संगठन। और क्या होगा बच्चों? चलिए आप ही लोग बताइएगा। चलिए, उपापचयन। बिल्कुल, उपापचयन। क्या होगा? उपापचयन। क्या होगा बच्चों? उपापचयन। और बताइए, बच्चा एक बता रहा है चेतना भी होगा गुरुजी। चेतना। क्या होगा बच्चों? चेतना। और भी बताइए आप लोग, और भी बताइए, और क्या क्या हो सकता है?
और क्या क्या हो सकता है बच्चों, चलिए जीव द्रव्य, क्या हो सकता है बच्चों, जीव द्रव्य, बिल्कुल बिल्कुल, एक यूनिट का पहला चैप्टर, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों को बता देंगे हम, लास्ट में कमेंट आप लोगों का देख लेंगे। चलिए जीव द्रव्य क्या है बच्चों, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। तो ये सभी के सभी, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, ये जो है सजीवों के विशिष्ट लक्षण है। क्या है बच्चों, सजीवों के विशिष्ट लक्षण है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बड़े आगे, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगर आगे हम लोग बात करेंगे तो देखिए क्या आता है, सजीवों के समान लक्षण, सजीवों के समान लक्षण। तो अभी तो आप लोग जो है इसका परिभाषा आप लोग कर लिए थे सजीवों के समान लक्षण में। आगे बढ़े, अब हम लोग बात करते हैं कि सजीवों के समान लक्षण लिखवा है कि नहीं जी, सजीवों के समान लक्षण यहां देख लीजिए एक बार, सजीवों के समान लक्षण, बिल्कुल यहां समान लक्षण कर लिए थे और ये हो गया विशिष्ट लक्षण, हो गया ना जी। चलिए तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ग्रोथ है, किसकी बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं कि सजीवों के समान लक्षण में ग्रोथ जो होता है वो समान लक्षण के अंतर्गत आता है। ऐसे कैसे होता है, आप कहिएगा कि गुरुजी सबसे पहले यहां समझ लीजिए, दो चीजें आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि जो है दो रूपों में, यानी हम आपको बताए थे कि वृद्धि जो होता है उसकी पैमाना दो होती है। कितनी होती है, दो पैमाना होती है। कहिएगा गुरुजी वो पैमाना कौन कौन सी है, तो पहली पैमाना वो क्या है, पहली पैमाना है भार के रूप में वृद्धि, किसके रूप में, भार के रूप में वृद्धि। और दूसरी पैमाना क्या है, दूसरी पैमाना है संख्या के रूप में वृद्धि। किस रूप में है बच्चों, संख्या के रूप में वृद्धि। अगर आपसे कुछ कोई पूछे कि बताइए बच्चों बताओ कि जो वृद्धि है, वृद्धि का पैमाना क्या लिया गया और किस आधार पर जो है आप वृद्धि को डिफाइन करेंगे, तो आप कहिएगा कि हम जो है वृद्धि को डिफाइन करेंगे दो पैमाना को लेकर के। एक पैमाना क्या होगा, एक पैमाना होगा संख्या के आधार पर, किस आधार पर, संख्यात्मक वृद्धि यानी संख्या के आधार पर करेंगे। और दूसरा करेंगे किस आधार पर, तो भार के रूप में, भार में वृद्धि। ठीक है, तो पहला आप क्या लिखेंगे, भार, क्या लिखेंगे, भार के रूप में वृद्धि, भार के रूप में वृद्धि, भार के रूप में वृद्धि। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा क्या है, भार के रूप में वृद्धि। कहिएगा गुरुजी ये बताइए भार के रूप में वृद्धि कैसे है, और दूसरा बताइए, दूसरा बताइए संख्यात्मक वृद्धि। क्या बताइएगा, संख्यात्मक, संख्यात्मक वृद्धि। कहिएगा गुरुजी ये संख्यात्मक वृद्धि क्या होता है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। इसको हम लोग इस तरह से समझ रहे हैं कि भार में वृद्धि कैसे होती है बच्चों। अब देखिए आप जो है अभी समझिए, आप अभी जितने वजन के हैं, क्या आप 10 साल के बाद भी आपकी कंडीशन यानी आपकी जो भार रहने वाली है इतनी ही रहेगी? नहीं, आपकी भार बढ़ेगी, आपकी भार बढ़ेगी, आपकी भार बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई जो है कोशिका है और यह कोशिका जो है एक बार आगे बढ़ी और ये फिर जो है इतनी बड़ी हो गई, फिर जो है इतनी बड़ी हो गई। क्या आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके भार में वृद्धि हो रही है, फिर इसके आगे ये बढ़ी एक बार तो ये इतनी बड़ी हो गई, फिर ये इतनी बड़ी हो गई। तो इस तरह से हम कहेंगे कि भार के रूप में वृद्धि हो रही है। किसके रूप में वृद्धि हो रही है बच्चों, भार के रूप में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर संख्यात्मक वृद्धि की बात करें, संख्यात्मक वृद्धि यानी संख्या के रूप में अगर वृद्धि की बात करें, तो देखिए जब हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो हमारे शरीर के आकार में भी परिवर्तन होता है, हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, हमारे शरीर का विकास होता है। ठीक है, तो भार का पैमाना यानी भार के रूप में वृद्धि और संख्यात्मक वृद्धि, और ये दोनों किसका पैमाना है, तो वृद्धि का पैमाना है बच्चों। किसका पैमाना है, वृद्धि का पैमाना है। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें तो यहां देखिए मान के चलिए यहां पे एक कोशिका है। क्या बच्चों, एक कोशिका यहाँ पे है, एक कोशिका, और इस कोशिका से एक और भी कोशिका बनी, एक और भी कोशिका बनी, और फिर मान के चलिए कि ये दोनों कोशिकाएं जो है पुनः एक एक कोशिका बना रही है, पुनः क्या कर रही है, एक एक कोशिका यहाँ पे बना रही है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ना, इसकी संख्या बढ़ रही है ना जी, इसकी संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है,
बढ़ रही है बच्चों, बिल्कुल बढ़ रही है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इस तरह से हम कहेंगे, इस तरह से हम कहेंगे कि दो ही पैमाना है वृद्धि का। कितना पैमाना है बच्चों, दो ही पैमाना है। कहिएगा गुरुजी वो पैमाना कौन कौन सा है, तो एक है भार, कौन सा है, सॉरी भार है कंजे, एक मिनट रुकिए गला फंस गया। एक क्या है बच्चों, भार है, और दूसरा क्या है, कोशिका। क्या है बच्चों, कोशिका। दूसरा पैमाना क्या है, कोशिका। और यही दो जो पैमाना जो है क्या करता है, वृद्धि को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, वृद्धि को डिफाइन करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए बहुत अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब जो है देखिए, आप कहेंगे वृद्धि अब क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं वृद्धि के बारे में। ठीक है, ठीक है, बात करें आगे। अगला स्लाइड में देखते हैं। ये तो क्वेश्चन आ गया जी, आपके लिए क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट स्लाइड आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। वृद्धि यानी ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, वृद्धि किसकी बात करते हैं, वृद्धि यानी ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, अभी आप लोग क्या समझे कि वृद्धि जो है क्या होता है कि जब संख्या में वृद्धि होगी, भार में वृद्धि होगी। क्या होगी, संख्या में वृद्धि होगी और भार में वृद्धि होगी। यानी कह सकते हैं हम लोग कि वृद्धि को सजीवों के भार एवं, क्या कह सकते हैं बच्चों, वृद्धि को एक मिनट रुकिएगा। चलिए बहुत अच्छा, बढ़े आगे। रुकिए यारा, रुकिए 2 मिनट रुकिए आप लोग। 2 से 5 मिनट में क्लास समाप्त हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बिल्कुल। चलिए चलिए बहुत अच्छा। चलिए जी, बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। अगर कहेंगे हम लोग कि वृद्धि को जीवों के भार एवं जीवों के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर समझा जा सकता है। क्या कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं ये कि वृद्धि को, किसको, वृद्धि को जीवों के भार, क्या है बच्चों, जीवों के भार एवं संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्या हम लोग समझे कि जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, इसको दो आधार पर देखा जा सकता है। एक क्या है, एक तो आता है, एक आता है क्या, एक आता है भार, और दूसरा आता है क्या, दूसरा आ जाता है क्या, संख्या। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ये जो है क्वेश्चन आप लोग देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो है हम लोग आंसर पहले ही कर चुके हैं। किया है नहीं किया जी, यस सर, यस सर, यस सर, बताइए। इसको हम लोग पहले समझे हैं। देखिए, जब आप समान लक्षण को समझ लिए और विशिष्ट लक्षण को समझ लिए, तब इसके आंसर को देना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वृद्धि सजीवों का समान लक्षण है। क्या है बच्चों, वृद्धि सजीवों का समान लक्षण है। अभी जो है देखिए यहां आप देखिए सारा चीज हम आपको क्लियर कर दिए यहाँ पे कि वृद्धि जो ग्रोथ होता है वह सजीवों के समान लक्षण है, और इसके पैमाना कितना है जी, 2 पैमाना है। कितने पैमाना है, 2 पैमाना है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि वृद्धि सजीवों का समान लक्षण है। अगर समान लक्षण माना जाता है, विशिष्ट क्यों नहीं माना जाता है जी, यानी कहने का मतलब है कि सजीव कहते हैं, जो वृद्धि होता है वह सजीवों का समान लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो ये आपको हमें बताना है। ठीक है, ये हम होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं। इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपको करना है। ये HW आप जो है आपके लिए है, HW। ठीक है, आप जो है इसको पूरे विस्तार से जो है नोटबुक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए ये होमवर्क रहा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग बात अगर करें तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या सीखे। थोड़ा सा आप कहिएगा, अगर आप कहेंगे तो इस पर जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, कर ही लेते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। थोड़ा सा आप आंसर नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, इसके आंसर को नहीं लिखेंगे बाबू, बच्चा इसके आंसर को हम नहीं लिखेंगे, आप आंसर लिखिएगा, हम समझा देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि वृद्धि जो है सजीवों के समान लक्षण नहीं होते हैं, क्यों? अब देखिए, अगर आप रेगिस्तान एरिया की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, तो अगर आप रेगिस्तान की अगर बात करें तो आप लोग गए होंगे रेगिस्तान। क्या होता है जी रेगिस्तान, बताइए आप लोग, रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान में आप लोग टीला देखे होंगे। बच्चा जी कहेंगे ये टीला क्या होता है? जी टीला, रेत का टीला देखे होंगे, और स्पष्ट ही यहाँ पे लिख देते हैं रेत का टीला। क्या लिखेंगे? रेत का टीला। क्या है? रेत का टीला। आप इसे देखे होंगे रेत का टीला। अब यहाँ किसको समझ रहा है जी कि जो वृद्धि होता है वह सजीवों के समान लक्षण होते हैं, इसको हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए वहां पे मान के चलिए, वहां पे कुछ इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से आप जो है टीला देखेंगे। अब जो है देखिए, अब ये हो गया इस तरह से आप जो है कुछ रेत के टीले आपको दिखाई पड़ेंगे, जो आप रेगिस्तानी क्षेत्र में देखने को आपको मिलेगा। जैसे आप राजस्थान की बात कर ले, तो अगर राजस्थान वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे आपको इस तरह से कुछ टीला दिखाई पड़ेगा। अब देखिए मान के चलिए इधर से हवाएं चल रही है। क्या चल रही है? हवाएं चल रही है। अभी आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि वैसे लक्षण जो सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समान लक्षण कहते हैं। जैसे में वृद्धि है, क्या है? वृद्धि है, और उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां से मान के चलिए ये पूरा का पूरा जो टीला आप देख रहे हैं, ये क्या है? निर्जीव है। अब कहिएगा कि गुरुजी तो निर्जीव में भी वृद्धि होती है? बिल्कुल होती है बच्चों, निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। इसको आप यहां देख पा रहे होंगे, जैसे यहां से हवाएं चल रही है, इधर से हवाएं चल रही है, और हवाएं जो है जब चलती है तो इधर से धूल कण को, जो रेत है, उस रेत को लेकर के और यहां पर एकत्रित कर दे रही है। क्या कर रही है बच्चों? यहां पे एकत्रित कर दे रही है, और पूरा जो है जब एकत्रित कर देगी तो इसमें क्या हो गया बच्चों? इसमें हो गया वृद्धि। क्या हो गया बच्चों? इसमें हो गया वृद्धि। क्या हो गया? वृद्धि। और ये वृद्धि जो है किसका एग्जाम्पल है? तो ये है समान लक्षण का। किसका है बच्चों? समान लक्षण का ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। इसके आंसर को आप लोग खुद से लिखेंगे। अगर आपसे आप नहीं लिख पाएंगे तो हम इसको कल लिखवा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अभी तक वृद्धि के आधार पर सजीवों के समान लक्षण में क्या क्या हम लोग सीखे हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोग सीखे, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वृद्धि के आधार पर सजीवों के समान लक्षण में क्या क्या हम लोगों ने सीखा। वो पॉइंट हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पहला पॉइंट आप लोगों ने देखा कि सजीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, यानी जब सजीवों के भार और संख्या में वृद्धि अगर दोनों हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वृद्धि के आधार पर समान लक्षण किसके हैं? सजीवों के। दूसरा पॉइंट, बहुकोशिकीय सजीवों में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होना। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होना। अगर अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यदि भार को वृद्धि का अभिलक्षण माना जाए, ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले वाला मैं आपको पॉइंट बताया, यदि भार को वृद्धि का अभिलक्षण माना जाए तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी तो आप लोग यहाँ देखें कि निर्जीव है और इस निर्जीव के भार में भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो वृद्धि हो रहा है जैसे पर्वत और रेत के टीले, पर्वत और रेत के टीले। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में बाह्य यानी सतही वृद्धि होती है। क्या होती है? बाह्य एवं सतही वृद्धि होती है। इसको यहां पे समझेंगे। जैसे अगर सजीव की बात करें वृद्धि की, तो हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिका है
उस कोशिका में विभाजन होगा और कोशिका विभाजन के द्वारा जो है हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे रेत की बात करें तो ये रेत जो है इस सतह के, यानी जो आप यहाँ पे जो आप पर्वत देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो टीला आप देख रहे हैं, इस टीला के बाहरी सतह पर जो ये कण है, रेत के कण, ये आकर के और वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, इसके आंतरिक भाग वाले में नहीं है। तो ये है पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे जो है हम लोग अगले क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के क्लास को हम लोग जो है यहीं पे करेंगे समाप्त। सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो है हमारे साथ जो है इतने समय तक जुड़े रहे। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। एक बार जो है आप लोग अपनी कमेंट को आप पूछ सकते हैं कि आप जो है बोलिए, अगर कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी 2 मिनट का समय लेंगे आपका। 2 मिनट का समय है, जो भी पूछना आप पूछ सकते हैं। आप लोग बताइए आज का क्लास आपका कैसा रहा। आप बताएंगे हमें आज का क्लास आपको कैसा लगा। बताइए, आप हमें जरूर बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल गति का उदाहरण दीजिए। बिल्कुल गति का भी उदाहरण देंगे। आज हम लोग वृद्धि किए हुए हैं, कल जो है हम लोग इसके आगे गति को भी पढ़ेंगे और प्रजनन को भी पढ़ेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। बिल्कुल सभी लोगों का यही आ रहा है कमेंट कि गुरुजी गति का उदाहरण नहीं दिए। अरे परेशान नहीं होइए आप, गति को तो पढ़ेंगे ही। हमने जो है परिभाषा में जब आपको दिया वृद्धि, गति और प्रजनन, तो 2 बाकी हैं अभी। बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पूछिए आप लोग। चिंता नहीं करें, कुछ भी नहीं छूटेगा। बिल्कुल मस्त रहा गुरुजी, मस्त रहा। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी का। आज के क्लास को इसी पे जो हम लोग समाप्त करते हैं, है ना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में बिल्कुल इसी टाइम, शाम के 4 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास। आप जुड़ना ना भूले, आप अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़े। ठीक है, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में।